नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी को सफ़र सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। मैं मनोहर आज लेकर के उपस्थित हूँ DNA डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज, जो यूपीएससी से लेकर बीपीएससी एवं ऑल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स हिंदी में देते हैं। इसमें होता क्या है, डेली न्यूज़पेपर के हम 10 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से 10 इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, और उसी का डिटेल एनालिसिस और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स को देते हैं। DNA सीरीज ने कुछ दावा करना शुरू किया है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन आएगा। चलिए आइए देखते हैं कि आज के दिन, तो आज का दिन विश्व हिंदी दिवस है। जैसे कि लगातार हम आपको दिवस से रूबरू होते चल रहे हैं ताकि सभी दिवस आपको याद हो जाए। 2006 में दुनिया में हिंदी के प्रसार के लिए इसका आयोजन होता था, 2006 से होता है। इसकी शुरुआत तत्कालीन PM मनमोहन सिंह ने किया था। तो हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुआ? 2006 से। और ये कब मनाया जाता है? आज है 10 जनवरी को। तो यहाँ 2025 की महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके थीम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम 9 जनवरी से पहले एक याद रखेंगे, 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी लोकपाल दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को ही बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। 25 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी कुष्ठ रोग दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस और 31 जनवरी राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस। अगर हम बात करें 9 जनवरी 9 जनवरी को क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम था एकता और संस्कृति, गौरव की वैश्विक आवाज़। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। थीम था सब कुछ आपके दिमाग में है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। समर्थ भारत, सक्षम सेना, भारत रणभूमि ऐप लॉन्च हुआ। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। बेहतर भविष्य के लिए बालिकाओं को प्रेरित करना। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस। और थीम था क्या? विकास व विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, निश्चित रूप से वोट दूंगा। 26 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग दिवस। एकजुट होना, कार्य करना, कुष्ठ रोग को समाप्त करना अनिवार्यता। 30 जनवरी शहीद दिवस, ये जिस दिन गांधी जी की मृत्यु पे मनाया जाता है। और 31 जनवरी राष्ट्रीय महिला आयोग की 33वां स्थापना दिवस। नारी तो नारायणी है, तो 31 जनवरी को 2026 को कौन सा मनाया जाएगा? 34वां स्थापना दिवस। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण दिवस को देखा। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 2 की तरफ। न्यूज़ नंबर 2 क्या है? जी राम जी, सारे फैसले केंद्र के हाथ में, भेदभाव की आशंका, राज्य पर 4 गुना तक बोझ। तो यहाँ देखते हैं कि न्यूज़ क्या था कि मनरेगा के बदलाव के विरोध के मुख्य, ये तो विरोध चलता ही रहता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हम इस न्यूज़ के माध्यम से क्या देखेंगे? पहले जी राम जी योजना की जानकारी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मनरेगा क्या था, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन। जी राम जी का फुल फॉर्म है विकसित भारत। वैसे ऐसे इसको पूरा ऐसे लिखते हैं, VBG राम जी। तो इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत रोजगार
विकसित भारत रोजगार और जीविका के लिए गारंटी मिशन, विकसित भारत और रोजगार जीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। तो इस प्रकार से हम इसे YV जी राम जी को याद रखेंगे फुल फॉर्म। ये क्या है, लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा की उन्नत रूप है। तो मनरेगा कब लाया गया था? मनरेगा के अधिनियम 2005। चलिए, प्रस्तावित कानून अधिकार आधारित मांग प्रेरित, तो ये लाया गया कहाँ? लोकसभा में। तो प्रस्तावित कानून अधिकार आधारित मांग प्रेरित रोजगार योजना से हटकर बजट सीमित आपूर्ति प्रेरित ढांचे की एक मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है, जो विकसित भारत एटीडेट 2024 की कल्पना के अनुरूप है। ग्रामीण गरीबी में वर्ष 2011-12 में कितना 11-12 में कितना गरीबी था? तो 25.7% से घट करके 2023-24 में 5% तक की तीव्र गिरावट आई है। तो अभी गरीबी कितना हो गया है? 11-12 में 25 माने 1/4 से गरीबी घट करके अब आ गया है 1/20 पे। मतलब संकट निवारण कार्यक्रम के रूप में मनरेगा की आवश्यकता कम हुई और उत्पादन आधारित रोजगार की दिशा में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित किया है। YV जी राम जी विधेयक 2025 सार्वभौमिक मांग आधारित कार्य के अधिकार से हटकर बजट सीमित आपूर्ति प्रेरित मॉडल की ओर परिवर्तन करता है, जिसमें योजनाबद्ध परिसंपत्ति सृजन पर जोर दिया गया है। यद्यपि इसका उद्देश्य राजकोषीय पूर्णांकीयता और आजीविका एकीकरण है, फिर भी यह कवरेज राज्य वित्त तथा संवेदनशील ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कौन सी योजना है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन विधेयक 2025। तो आइए हम इसका अब मुख्य प्रावधान पर चर्चा करते हैं। वैधानिक मजदूरी गारंटी, प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक कार्य करने में इच्छुक हो, प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन की मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। तो जहाँ ये आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से UPSC में एक सवाल पूछा गया था कि जो मनरेगा है वो किसकी गारंटी, रोजगार की गारंटी करता है? प्रत्येक परिवार के युवा सदस्यों को, केवल BPL परिवार के, केवल SC के, केवल ST के। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को सशर्त एवं गैर सार्वभौमिक कवरेज, मनरेगा की सार्वभौमिक कवरेज के विपरीत इस विधेयक के तहत रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध होगा, जिसमें यह गारंटी राष्ट्रव्यापी न होकर शर्त बन जाती है। अब ये क्या कह रहा है कि केवल ये राष्ट्रव्यापी न हो, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा, जिससे ये राष्ट्रव्यापी न होकर के, मतलब शहर के लिए न होकर के और केवल एक निश्चित क्षेत्र के लिए बन जाता है। VBPP के मॉडल में बॉटम अप योजना स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विकसित ग्राम पंचायत योजना के निर्माण के अनिवार्य करता है। इन्हें ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर समेकित किया जाएगा तथा समन्वित संरचना योजना के लिए PM गति शक्ति के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो इसमें हम ये भी देखेंगे आगे आपको कि PM गति शक्ति योजना क्या है। PM गति शक्ति भी आगे हम देखेंगे। केंद्र प्रायोजित योजना की संरचना, लागत साझेदारी पैटर्न को संशोधित कर अधिकांश राज्य के लिए 60-40 के तहत पहले जो कि 10% था, अब इसमें क्या था कि अधिकांश राज्यों के हिस्सेदारी मनरेगा में था कितना 90 और 10 का हिस्सेदारी था, ये सेंट्रल के ये और स्टेट के। लेकिन अब इसमें जी राम जी में क्या होगा कि 60 और 40 का होगा, जिससे कि राज्यों पर बोझ बढ़ जाएगा और ये सभी राज्य एक तरह से इस पे फोकस नहीं कर पाएगा।
कर दिया गया है, जिससे राज्यों पर वित्तीय भार उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उत्तर पूर्वी हिमालय एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 और 10 का है, जबकि उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्रों के लिए अभी 90:10 के अनुपात ही रखा गया है। राज्यवार आवंटन केंद्र सरकार द्वारा वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाएंगे, जिससे संकट की स्थिति में या बढ़ती मांग के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप व्यय बढ़ाने में अनुकूलन सीमित हो जाएगा। चलिए, और अब यहाँ क्या कहता है कि कृषि रीतियों के दौरान सुविधा। यह विधेयक राज्यों के बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिनों तक के कार्यक्रमों को स्थगित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कृषि गतिविधियों के लिए खेतिहर श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित हो। बेरोजगारी भत्ता के भी प्रावधान करता है। यदि कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता के भुगतान को अनिवार्य करता है कि राज्य सरकार को 15 दिन में काम नहीं देगा तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि YB राम जी के लाभ क्या हैं। तो श्रम बाजार के युक्तिकरण। आवधिक श्रम सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार लगभग 45% ग्रामीण श्रमिक कम उपलब्धता वाली कृषि में स्वरोजगार में लगे हुए हैं, जहां प्रच्छन्न बेरोजगारी बनी हुई है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी इसे कहते हैं, तो आइए हम उसे शॉर्ट में समझाते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब अगर ये 2 कट्ठा ज़मीन है तो एक आदमी इस पे काम करेंगे, तो मान लीजिए इसकी उत्पादकता अगर धान की बात करें तो 1 कुंटल, अगर 2 आदमी काम करेंगे तो 1.5 कुंटल, 3 आदमी काम करेंगे तो 2 कुंटल। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ की उत्पादकता वहाँ से नहीं बढ़ पाएगा, तो उसे बोलते हैं सीमांत उत्पादकता। अगर सीमांत उत्पादकता अगर इसका 2 क्विंटल का है, तो अगर इसमें हम 10 लेबर भी लगा देंगे फिर भी वहाँ उत्पादकता 2 कुंटल ही होगा। तो 8 लोग किससे जिस बेरोजगारी से जूझ रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से। 10 के 10 बीजी तो लगेगा, लेकिन उत्पादन हमें 2 लोग के बराबर ही मिल पाएगा, तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो उम्मीद है कि आप प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ गए होंगे। YB राम जी विधेयक 2025 में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देते हुए गैर कृषि रोजगार के साथ संतुलन स्थापित करने में समर्थन करता है। राजकोषीय पूर्वामुन्यता और बेहतर योजना, बजट सीमित आपूर्ति प्रेरित ढांचा मनरेगा के अंतर्गत देखी गई है कि खुलेआम राजकोषीय देनदारियां को सीमित करता है। यह प्रतिक्रियात्मक व्यवसाय के बजाय कार्यों, निधियों और परिसंपत्तियों के अग्रिम योजना में सक्षम बनाता है। परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और उत्पादकता के सुधार, संकट पीड़ित रोजगार से हटकर VGPP के माध्यम से योजनाबद्ध परिसंपत्तियों सृजन की ओर बदलाव तथा PM गति शक्ति के साथ एकीकरण ग्रामीण परिसंपत्तियों की संरचनात्मक मजबूती, अभिनय और दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य में सुधार कर सकता है। राज्य स्वामित्व और जवाबदेही में वृद्धि, राज्यों के अधिक वित्तीय योगदान से बेहतर पर्यवेक्षण, समयबद्ध कार्य पूर्णता और गुणवत्ता नियंत्रण को प्रोत्साहन मिल सकता है। यह मुख्य केंद्र वित्त पोषित खुलेआम योजनाओं से जुड़ी नैतिक जोखिम को भी कम करता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता, स्थानिक योजना, डिजिटल निगरानी और AI आधारित प्रणालियों के उपयोग से फर्जी लाभार्थी तथा रिसाव लीकेज को कम किया जा सकता है, जिससे समावेशी क्रियान्वयन की स्थिति में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा। आइए आगे देखते हैं कि इसके पास चुनौतियां क्या क्या हैं। राम जी योजना के पास चुनौतियां कौन कौन सी हैं। अधिकार आधारित रोजगार गारंटी
क्षरण मनरेगा ने बेरोजगारी भत्ता सहित रोजगार का एक कानून अधिकार स्थापित किया था। वीबी जी रामजी प्रशासनिक स्वीकृति पर आधारित है, आपूर्ति प्रेरित कार्य प्रणाली की ओर स्थानांतरित होता है जिससे परिवर्तनीयता और श्रमिक सुरक्षा कमजोर होती है। इसके विवेकाधीन कल्याण योजना बन जाने का जोखिम है जिससे पूर्व नियमितता और श्रमिकों के कानून संरक्षण प्रभावी हो सकते हैं। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्रगतिशील कल्याण प्रतिबद्धता के पीछे हटना अनुच्छेद 41 में राज्य की क्षमता के अधीन कार्य अधिकार को नीति निर्देशक तत्व में रखता है। मनरेगा ने इससे आगे बढ़कर कार्य का अधिकार को वैधानिक और न्यायालय में परिवर्तनीय बनाया था। वीबी जी रामजी रोजगार सहायता को राज्य की क्षमता से अधिक निकटता से जोड़ता है जिससे आलोचक कल्याण गारंटियों की कटौती के रूप में देखते हैं। भारत की ग्रामीण शॉर्ट ऑब्जर्वर व्यवस्था को कमजोर होना। मनरेगा भारत की सबसे बड़ा ग्रामीण सुरक्षा जाल रहा है, विशेषकर कोविड-19 के दौरान जब रोजगार लगभग 389 करोड़ व्यक्ति दिवस तक पहुंच गया था। बजट सीमित आपूर्ति प्रेरित मॉडल के साथ वाईबी जी रामजी उस शॉक ऑब्जर्वर भूमिका को कमजोर करता है जो पहले मनरेगा निभाता था। सार्वभौमिक अधिकार चयनात्मक कवरेज की ओर बदलाव। मनरेगा डिफ़ॉल्ट रूप से सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू था जिससे सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित होती है। अब ये क्या है कि ये सभी गांवों में न हो करके चिन्हित गांवों में लागू होगा जिससे इसकी सार्वभौमिकता खत्म हो जाती है। इस लाइन को हमने पहले देखा था। वाईबी जी रामजी कवरेज के संघ द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित करता है जिससे बहिष्करण, असमान विकास और केंद्रीय पक्षपात के जोखिम बढ़ते हैं। वर्ष भर आय सुरक्षा का क्षरण। मनरेगा ने मांग आधारित वर्ष भर रोजगार की अनुमति दी। इसके विपरीत वाईबी जी रामजी सीमित अवधि और सीमित दिनों के साथ कृषि विराम का प्रावधान लाता है जिससे गरीब ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा कम हो सकती है। राज्यों का बढ़ा हुआ राजकोषीय बोझ, और बोझ वो क्यों बढ़ेगा से आप देख सकते हैं 90 और 10 की रेशियो से। चलिए, केंद्र का यह तर्क है कि राज्यों को अधिक जिम्मेदारी का स्वामित्व और जवाबदेही बढ़ती है तो खुलेआम देनदारियों के स्थान पर पूर्वानुमेय वित्त पोषण आता है। संरचनात्मक सुधार के बिना कार्य दिवसों का केवल विस्तार होता है। इसमें 125 दिन कर दिया गया है, लेकिन आलोचक का कहना है कि मनरेगा के तहत अधिकांश परिवारों को 100 दिन भी नहीं मिले, जिससे यह केवल प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासनिक बहिष्करण के जोखिम। अनिवार्य बायोमेट्रिक, एआई आधारित निगरानी और जीपीएस संबंधी उपस्थिति जैसी व्यवस्थाएं सबसे गरीब श्रमिकों, विशेषकर वृद्ध प्रवासियों तथा कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में के तकनीकी कारणों से वंचित करती है, आवश्यकता के बजाय तकनीकी बाधाओं के कारण। तो ये हम इसकी कमी को देख लिए। आइए हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास और रोजगार को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहले कौन कौन सी है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों, वित्तीय समावेशन और आजीविका विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? तो ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार संबंधित प्लेसमेंट पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्र के बेहतर प्रौद्योगिकी के सर्वेक्षण और मानचित्र योजना ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान करता है जिससे ऋण और निवेश तक पहुंच सक्षम होती है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तो आप जानते ही हैं कि कौशल विकास, उपकरण, किट और ऋण संपर्क के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों का समर्थन करती है ताकि ग्रामीण कृषि रोजगार सृजित किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने ग्राम के महत्वपूर्ण पहले देख लिए और ये है
इसमें अधिक सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या उपाय अपना जाए, जिसे आप खुद से पढ़ लेंगे। और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न में है कि जी राम जी विधेयक का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य अनिश्चित काल मांग आधारित गारंटी को बजट सीमित आपूर्ति आधारित कार्यबद्ध में बदलना, जो दीर्घकालीन ग्रामीण लक्ष्यों के अनुरूप है। और ये 2025 के तहत परिवार को कितने दिनों की गारंटी देता है, तो ये 125 दिनों की गारंटी देता है। विकसित पंचायत योजना क्या है, तो VGPP विकसित ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट। सॉरी। तो ये स्थानीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तैयार की गई जमीनी स्तर की योजना है जिन्हें उच्च स्तरों पर एकत्रित किया जाता है और समन्वित संरचना योजना के लिए PM गति शक्ति के साथ एकीकृत किया जाता है। तो यही क्वेश्चन था जो UPSC 2011 में पूछा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लाभान्वित होने के पात्र है। तो ये सभी सदस्य हैं, है ना। आप इसमें कोई दूसरा मार दे तो इसमें सभी कास्ट के अमीर गरीब से लेकर के सभी इसके लिए पात्र हैं। तो आइए अब हम अगर मनरेगा की ही चर्चा कर रहे थे तो मनरेगा के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा क्या है। तो सबसे पहले आप मनरेगा का फुल फॉर्म जान जाइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यह भारत की सामाजिक सुरक्षा के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों की गारंटी रोजगार प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना था। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना। ये 2005 में से शुरू किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय था। वैधानिक रोजगार गारंटी, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों की वेतनभोगी रोजगार की गारंटी दी गई थी, जो सूखा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 50 अतिरिक्त दिनों की गारंटी की सुविधा थी। इसके तहत यदि 15 दिनों के अंदर काम उपलब्ध नहीं होता था तो पहले 30 दिनों तक 25% एवं उसके बाद 50% बेरोजगारी मिलता था। प्रशासनिक ढांचा, इस योजना में कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने की आवश्यकता थी। DM व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वय के रूप में भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार अकुशल श्रमिकों को 100% और सामग्री लागत का 75% वहन करती है, जबकि राज्य सरकारें 25% वहन करती है। केंद्रीय पर्यवेक्षण, मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27 केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करती है कि अधिनियम का उचित कार्यान्वयन हो। इसके तहत निधि के दुरुपयोग की विश्वसनीय शिकायत प्राप्त होने पर केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है और यदि आवश्यकता हो तो इससे संबंधित परियोजना के लिए निधि जारी करना रोक सकती है। पारिश्रमिक प्रणाली, इसके तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में भुगतान प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों के बैंक आधार खातों से जुड़ा हुआ था और मास्टर रोल बंद होने के 16वें दिन निलंबित भुगतान पर श्रमिकों को 0.05 दैनिक मुआवजा मिलता था और घटना पर हुई इसके मृत्यु के या दिव्यांगता के लिए सहायता की बात थी। समता के उपाय, इसमें समान कार्य अवसर सुनिश्चित करने के लिए 1/3 महिला को अनिवार्य किया गया था। वन क्षेत्र में निजी और विहीन जनजाति परिवार वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों को छोड़कर उन्नत रोजगार प्रावधान हेतु पात्र। और डिजिटल ऑप्शन रचना में क्या था कि जियो मनरेगा प्लेटफॉर्म। यह क्या है जियो मनरेगा प्लेटफॉर्म? तो जियो मनरेगा प्लेटफॉर्म यह सभी ग्राम पंचायतों में निर्मित परिसंपत्तियों को भौगोलिक टैगिंग पर केंद्रित है। जन मनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन उपस्थिति दर्ज करने, भुगतान ट्रैकिंग करने और संपत्ति का मानचित्रण प्रक्रिया प्रस्तुत करने तथा शिकायत समाधान की सुविधा प्रदान करने में सहायक था। और नरेगा सॉफ्ट अधिसूचना प्रणाली, यह मनरेगा के अंतर्गत सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने पर केंद्रित है। तो काफ़ी लंबे समय से
जी राम जी, मनरेगा, ये चर्चा में था और आगे भी चर्चा में आता रहेगा। इस पे लंबा आंदोलन भी चल रहा है। तो इससे संबंधित सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80% गारंटी है कि यूपीएससी एवं पीसीएस में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो हमने इसे काफ़ी डिटेल से देखा। आप इसे पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके। चलिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप खुद से ही सर्च करके देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑस्कर 2026 के तरफ। तो न्यूज़ था कि ऑस्कर 2026 बेस्ट मूवीज़ के लिए 4 भारतीय फिल्म दौड़ में लगी है। तो दौड़ में लगी है तो अभी उससे ऑस्कर जीतने दीजिए। लेकिन इससे रिलेटेड हम ये 58वां ऑस्कर है, सॉरी हाँ, ये होगा कहाँ, ये थोड़ा देख लेते हैं। 58वां ऑस्कर अवार्ड पात्र की सूची जारी की है। इस पे बेस्ट पिक्चर के दौर में ऋषभ शेट्टी का 22 जनवरी को होगी, जो मुख्य समारोह 15 मार्च को आयोजित किया जाएगा। चलिए, 58वां ऑस्कर, तो 57वां ऑस्कर अवार्ड के बारे में देखते हैं। लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ 57वां ऑस्कर पुरस्कार कहाँ आयोजित हुआ? लॉस एंजल्स में। किससे संबंधित है? तो ये फिल्म जगत से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा अनोड़ा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर। किस फिल्म के निर्देशक? अनोड़ा के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रिज बॉडी, किसके, कौन सी फिल्म के लिए? द बुट लिस्ट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकल मैडिसन, किसके लिए? अनोड़ा के लिए। तो ऑस्कर अवार्ड 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? लॉस एंजल्स में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा अनोड़ा और उसके निर्देशक रहे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एवं उसकी अभिनेत्री रही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, कौन? माइकी मैडिसन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा द बुट लिस्ट के एड्रियन बॉडी। 57वां ऑस्कर 2025 भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भी भेजा गया था। तो ये देख लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि 2025 और ये तो अलग है। चलिए, श्रेणी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द बुट लिस्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये दिखाई नहीं दे रहा है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, सॉरी, यह है 87वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 17वां बाफ्टा पुरस्कार। तो हमें केवल यही पढ़ना था, 57वां ऑस्कर, तो इसे छोड़ दिए इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा न्यूज़ तक का था। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में केंद्रीय मंत्री सहित डोभाल होंगे शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत साहेब जी हैं, अजीत डोभाल, जो कि आपको पता होगा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी है। आईपीएस अधिकारी को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया जाता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की संभावना है और इसका विषय है संवाद की भावना। तो यहाँ पे देखिए कि ये विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ होगा? तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक की अगर हम बात करें तो ये दावोस में होगा। दावोस कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में है। और इसका विषय क्या होगा? तो विषय यहाँ संवाद की भावना, संवाद की भावना। तो आइए इससे जुड़े हुए
हम आगे आगामी बैठकों की देखते हैं कि आगामी बैठकें कब होने वाले हैं। तो 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 ये कहाँ होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और 20वां कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। 21वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। 20वां कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। G20 की स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 को। कुल देश 19 है, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के साथ भी। COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। COP31 तो COP30 कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, जिसे हम पर्यावरण की फेफड़ा कहते हैं, माने पृथ्वी की फेफड़ा कहते हैं पर्यावरण के संदर्भ में। और 31वां कहाँ होगा? तुर्की में। तुर्की ने हाल ही में अपना नाम बदल करके तुर्की किया है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। और 32वां जलवायु सम्मेलन 2027 कहाँ होगा? तो इथोपिया। तो 30वां कहाँ हुआ है? COP30 ब्राज़ील में। और 31वां कहाँ होगा 2026 में? तुर्की। और 32वां कहाँ होगा? इथोपिया। पहली बैठक हुआ था 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुई थी। 26वां SCO शिखर सम्मेलन 2026 ये कहाँ होगा? किर्गिस्तान में। लेकिन 25वां कहाँ हुआ था? तो चीन में। और 24वां हुआ था कजाकिस्तान में। अगर स्थापना की बात करें तो 15 जून 2001 के मुख्यालय बीजिंग में है किसका? SCO का। और कुल देश 10 है। 10वां देश लाओस और 10वां कौन जुड़ा है? लाओस। 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? फ्रांस में। और 51वां कहाँ हुआ था? कनाडा। स्थापना 1975 में। कुल देश 7 हैं। ये हम अति पढ़ाए भी थे पिछले DNA की सेशन में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। 48वां एवं 49वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और 46वां एवं 47वां कहाँ हुआ था? मलेशिया में। और अगर हम बात करें आसियान की तो इसकी स्थापना हुआ था 1967 में। कुल देश 10 है और मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 तुर्की की अंकारा में होगा। और तुर्की में ही 31वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होने वाला है। ये 35वां द हेग नीदरलैंड में हुआ था। और नाटो की बात करें तो स्थापना 1949 में हुआ था। और मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। 20वां नाम शिखर सम्मेलन 2027 कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में। और 19वां कहाँ हुआ था? युगांडा में। स्थापना 1961 में। कुल देश कितने हैं? 120। 28वां CHOGM ये सही से दिखाई नहीं दे रहा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? भारत में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में। 17वां कहाँ हुआ था? ब्राज़ील। और ब्राज़ील में ही क्या हुआ था? और देखते हैं, चीन, तुर्की, इथोपिया। ब्राज़ील में ही COP30 हुआ था। और 17वां ब्रिक्स की बैठक हुआ था कहाँ? ब्राज़ील में। और स्थापना इसके हुआ था 2009 में। कुल देश कितने हैं? 11। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 इसे देख लेंगे, जो कि यहाँ से बिहार दरोगा जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ भी सवाल आने की संभावना है। बिहार दरोगा में तो ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 दिसंबर में हुआ था। कहाँ? पुरी, ओडिशा में। और थीम रखा गया था पावरिंग इंडिया और सफिशिएंट बैलेंस इनोवेशन। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स
सबमिट कहाँ हुआ था? ओडिशा में। कब हुआ? दिसंबर में। और थीम रखा गया था पावरिंग इंडिया सफिशिएंट बैलेंस इनोवेशन। आगे देखते हैं WHO प्रारंभिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 दिसंबर 2025 में ही आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और विषय था इसका संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य एवं कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। एक बार फिर से देखते हैं, इसे हम रिपीट करते चलेंगे क्योंकि ये बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 दिसंबर 2025 में हुआ नई दिल्ली में, और इसका विषय था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। आगे देखते हैं कि 46वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में आयोजन हुआ। कहाँ? बहरीन में। इसका विषय क्या रहा? इसके मुख्य बिंदु क्या है? इस सम्मेलन में साखिर घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर जोर दिया गया है। तो 46वें खाड़ी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बहरीन में। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर में ही हुआ है नई दिल्ली में। दोनों देशों के ने 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग विकास के लिए कार्यक्रम अपनाने का स्वागत किया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, जिसमें एक फोटो भी वायरल हो रहा है पुतिन और मोदी जी के थी 4 व्हीलर ट्रैवलिंग का, जिसमें पुतिन ड्राइव कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आपको पढ़े हैं कि COP30 ब्राजील में हुआ था। थीम क्या रहा? सतत विकास और जलवायु वित्त। G7 विदेश मंत्रियों का बैठक कनाडा में हुआ। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में भाग लिया था। 20वां G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, जो हमने पहले देखा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया, और थीम था एकजुटता, समानता, स्थिरता। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में, और थीम था प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना। प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना। आइए आगे देखते हैं। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2025 दुबई में हुआ। यह शिखर सम्मेलन सहयोग, नवाचार और स्थिरता पर केंद्रित होगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। थीम था एक सूर्य एक विश्व साझा संकल्प। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय नवीन एवं ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। तो इसमें आज ही के न्यूज़ में देखेंगे, या कल के न्यूज़ में देखे थे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका ने बाहर होने की घोषणा कर दिया है। और ये भारत एवं फ्रांस के मतलब इच्छा से बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। विषय था भविष्य का आकार देना, मानव समावेशी और सतत विकास के जरिए आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन सितंबर 2025 के अहमदाबाद में। विषय था कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की बात करें तो सितंबर 2025 में बारबाडोस में हुआ था। इस सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल ने भाग लिया था। पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव अगस्त 2025 में भारत मंडपम में नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन में एस जयशंकर द्वारा किया गया। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन इंडिया हाउस लंदन में
और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन अगस्त 2025 में गोवा में। मुख्य विषय था युवा जोड़ो भविष्य गढ़े। इस सम्मेलन में वर्ष 2025 का आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन भारतीय निर्यातक संघ द्वारा किया गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये रियो डी जेनेरो के ब्राज़ील में हुआ था जुलाई में। मुख्य विषय था कि अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड की राजधानी द हेग में हुआ। अगला सम्मेलन 2026 तुर्की में होगा। 3रा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 जून 2025 में हुआ फ्रांस में। फ्रांस एवं कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उद्देश्य था महासागर संरक्षण में वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और समन्वित दृष्टिकोण को विकसित करना। 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा मई 2025 में ये कहाँ हुआ? जिनेवा में। थीम था स्वस्थ भारत के लिए एक विषय। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन मई 2025 में मलेशिया में हुआ। थीम था समावेशिता और स्थिरता। तो इसके साथ हमने देखा कि प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, कब हुआ था, उसका थीम क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है कि अवैध है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। कौन कह रहे हैं? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। तो आइए हम देखते हैं कि ये अवैध गलियारा का निर्माण कैसे कर रहा है। तो अगर हम बात करें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को, तो इसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीपेक, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका होता है फुल फॉर्म। तो आइए हम पहले अगर मैप के माध्यम से देखें तो ये चीन के, यहाँ अगर हम मैप के माध्यम से इसे देखने की प्रयास करें तो ये चीन के पश्चिमी प्रांत के कौन सी जगह है? झिंजियांग प्रोविंस से, और ये पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत की बंदरगाह जिसे हम बलूचिस्तान बोलते हैं, यहाँ ग्वादर पोर्ट के लिए बन रहा है। क्या? चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आइए हम इसे डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है कि सीपैक चीन के उत्तर पश्चिम जिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र से पाकिस्तान के बलूचिस्तान को जोड़ने वाली एक परियोजना 3000 किलोमीटर लंबी मार्ग की है, जो कि ये कहाँ से गुजरता है। यहाँ पे आप अगर इस क्षेत्र को देखेंगे ध्यान से तो ये क्षेत्र है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है। तो यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, मतलब दोनों पक्ष की, जिसका उद्देश्य ऊर्जा परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइन के नेटवर्क को पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यह चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि चीन हिंद महासागर तक पहुंच प्राप्त कर सके तथा चीन बदले में पाकिस्तान को ऊर्जा संकट से दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान में विकास परियोजना का समर्थन करेगा। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था मतलब भिखमंगा को भी थोड़ी राहत देगा। सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। तो आगे हम ये भी देखेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। यह 2013 में शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य दक्षिण
पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीकी और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ता है। अब हम सीपैक के निहितार्थ देखते हैं। ये भारत की संप्रभुता, भारत सीपैक पर लगातार आलोचना कर रहा है, जैसे कि आज ने आपने न्यूज़पेपर की कटिंग में देखा है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गिलगिट बल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। कॉरिडोर को भारत की सीमा पर स्थित कश्मीर घाटी के लिए वैकल्पिक आर्थिक सड़क संपर्क के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के अधिकांश प्रमुख अभिकर्ताओं ने परियोजना को लेकर आशा व्यक्त की है। स्थानीय व्यापारियों और राजनेता द्वारा LOC के दोनों और कश्मीर के विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करने का आह्वान किया है। कौन? ये भिखमंगा देश के नेता, वो खुद भिखमंगा हैं। हालांकि गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र जो औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, अगर सीपैक सफल साबित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पाकिस्तान क्षेत्र के रूप में क्षेत्र की धारणा को और मजबूती करेगा, जिससे 73,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को भारत का दावा कम हो जाएगा और 1.8 मिलियन और अधिक लोगों का घर है, जहां पे सागर के माध्यम से व्यापार और चीनी नियंत्रण, पूर्वी तट पर अमेरिकी बंदरगाह, चीन के साथ व्यापार बढ़ने के लिए पनामा नहर पर निर्भर। एक बार सीपैक पूरी तरह कार्यात्मक हो जाने के बाद चीन अधिकांश उत्तरी और लैटिन अमेरिकी उद्यमियों के लिए एक छोटा और अधिक किफ़ायती व्यापारिक मार्ग की पेशकश करने की स्थिति में होगा। यह चीन के उन शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति देगा जिसके द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच माल की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही होगी। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है? तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति द्वारा हिंद महासागर अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स अमेरिका द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है, जो अक्सर भारतीय रक्षा विश्लेषकों द्वारा हवाई क्षेत्रों और बंदरगाहों को नेटवर्क के माध्यम से भारत को घेरने की चीनी रणनीति का उल्लेख करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स में जैसा कि देखेंगे आप यहाँ पे, ये भारत हो गया, तो यहाँ पे पाकिस्तान के बंदरगाह, यहाँ श्रीलंका की बंदरगाह, यहाँ बांग्लादेश से जुड़ जाएगा, म्यांमार की बंगलदा। तो इस प्रकार से माला की तरह ये चारों तरफ से भारत को घेरने की प्रयास कर रहा है, इसे ही स्ट्रिंग ऑफ पल्स नाम दिया गया है। आइए आगे देखते हैं कि चटगांव बांग्लादेश, हम्बनटोटा श्रीलंका, सूडान बंदरगाह मालदीव, सोमालिया तथा सेशेल्स में उपस्थिति के साथ बंदरगाह का चीन द्वारा नियंत्रण करना हिंद महासागर पर उसके पूर्व प्रभुता की महत्वाकांक्षा को व्यक्त करता है। एक आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में पाकिस्तान का उदय एक पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति गति देने के लिए तैयार है। मुख्य रूप से कपड़ा और निर्माण सामग्री उद्योगों को, ये तो चलिए पाकिस्तान की बात हो गया। आगे हम देखते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो 2013 में ये शुरू किया गया $multi मिलियन की पहल है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र और अफ्रीका और यूरोप के भूमि एवं समुद्री मार्ग के नेटवर्क से जोड़ना है। जैसे कि आप यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देख सकते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ ये सब रोड के माध्यम से, और जब जहाँ रोड से नहीं हो सकता वहाँ समुद्र रास्ते के माध्यम से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसके संरचना में क्या है, तो इनमें 6 गलियारे हैं। कौन कौन? न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज जो पश्चिमी चाइना को पश्चिमी रूस से जोड़ता है। चीन मंगोलिया रूस गलियारा जो मंगोलिया के माध्यम से उत्तरी चीन को पूर्वी रूस से जोड़ता है। चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया गलियारा जो मध्य पश्चिम एशिया के माध्यम से पश्चिमी चीन और तुर्की से जोड़ता है। चीन इंडोचीन प्रायद्वीप गलियारा जो भारत चीन के माध्यम से दक्षिण
चीन को सिंगापुर से जोड़ता है। चीन पाकिस्तान गलियारा जो दक्षिण पश्चिम चीन को पाकिस्तान के माध्यम से अरब सागर के माध्यम मार्गों से जोड़ता है। बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार गलियारा जो बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते दक्षिण चीन को भारत से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर हम समुद्री सिल्क रोड सिंगापुर मलेशिया हिंद महासागर अरब सागर होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से तटीय चीन को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2016 का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ये चीन के संदर्भ में किया जाता है। तो इसके साथ अब तक हमने आधे न्यूज़ को पढ़ लिया। समय 50 मिनट होने को चला है, तो कोई नहीं, आज अगर 1 घंटा से भी ज़्यादा जाता है तो हम पढ़ के ही जाएंगे, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट तैयार हुआ है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आइए यहाँ देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार भौगोलिक विस्तार और रणनीतिक प्रभुत्व पर जोर दे रहे हैं। वेनेजुएला में सैन्य अभियान के जरिए राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका लाए जाने के बाद उसने फोकस अब ग्रीनलैंड पर शिफ्ट हो गया है। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाने के लिए प्रयासों को तेज कर दिया। आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाने के लिए क्यों किसी हद तक जाने को तैयार है। तो अगर हम मैप पे ध्यान दें, चलिए एक बार हम ये देख लेते हैं कि रणनीतिक तौर पर ये अहम क्यों है, फिर हम मैप पे ध्यान देंगे। अमेरिका दशकों से ग्रीनलैंड को रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानता रहा है। ट्रंप ने 2019 में अपने पहले कार्यक्रम में ग्रीनलैंड को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि डेनमार्क के नेताओं ने उसे अपने प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया कि अंटार्कटिक रीजन बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जैसे अगर आप इसे हम मैप पे देखते हैं तो ये रहा ग्रीनलैंड, ये है उत्तरी अमेरिका और यहाँ आइसलैंड, और ये किसका भाग है ग्रीनलैंड, तो ये डेनमार्क का भाग है। ये आइसलैंड है, और अगर हम बात करें तो ये है आर्कटिक महासागर, नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड, और ये डेनमार्क है, और ये यूरोप आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा इसका मैप। आइए देखते हैं कि ये क्यों उसे खरीद लेना चाहता है अमेरिका। तो 36.1 अरब टन रेयर अर्थ खनिज का अनुमानित भंडार है आर्कटिक क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अनुसार। 60 लाख टन ग्रेफाइट होने का अनुमान है ग्रीनलैंड में, जो वैश्विक स्तर पर कुछ ग्रेफाइट का 0.75% है। कुल ग्रेफाइट का 2.35 मतलब 2.35 लाख टन लिथियम का भंडार। बैटरी के लिए तेजी से बढ़ रही लिथियम की मांग के लिए, और 28 अरब बैरल कच्चे तेल होने का अनुमान है वर्तमान में नहीं हो रही खुदाई। तो यहाँ क्या क्या है, तो एक रेयर अर्थ खनिज, मतलब जो कम रेयर ही मिलता है उसे रेयर अर्थ खनिज कहते हैं ना। ग्रेफाइट लिथियम और कच्चे तेल इस रूप में आप इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि विरोधियों को क्षेत्र से बाहर करने की दावा है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही है। दोबारा उनकी पेशकश खारिज होने के बाद ट्रंप नए सिरे से अपना मकसद हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने उसके लिए सैन्य विकल्प की भी संभावना से इनकार नहीं किया है, मतलब ज़बरदस्ती भी छीन लेंगे। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। उनका कहना है कि आर्कटिक रीजन में चीन और रूस जैसे देशों की मौजूदगी अमेरिका के हितों के खिलाफ है, और क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेकर विरोधी देशों को इस क्षेत्र से दूर किया जा सकता है। अगर रेयर अर्थ खनिज भंडारण की बात करें तो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच स्थित होने के कारण अमेरिका, यूरोप और रूस
के बीच स्थित होने के कारण ग्रीनलैंड रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। इसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन का भी भंडार है, यहाँ यूरेनियम का भी भंडार है ना। तो हमने लिथियम यूरेनियम सब की चर्चा कर ही लिया है। तो क्या क्या वहाँ पे है, रेयर अर्थ ऑर्बिट में हो गया, और ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, है ना, यूरेनियम भी है, कच्चा तेल भी है। 10 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया था। 1867 में रूस से अलास्का खरीदने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि अलास्का पहले रूस का हिस्सा था, फिर इसे अमेरिका ने खरीद लिया। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री विलियम एच सेबर्ट जैसे अमेरिकी विस्तारवादियों ने ग्रीनलैंड व आइसलैंड को अमेरिका प्रभाव क्षेत्र में शामिल करने पर विचार किया था। 1946 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने पहली औपचारिक बोली लगाई थी, जिसमें डेनमार्क को 10 करोड़ डॉलर देने का प्रस्ताव किया था। इस दौरान अलास्का के कुछ इलाकों के अदला बदली पर भी बात हुई थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। आइए इसका अगर हम पहले पॉलिटिकल मैप की बात करें तो ये रहा आइसलैंड। ये किसका भाग है, तो ये डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क यहाँ स्थित है। ये किस सागर में है, तो अटलांटिक महासागर में। ये कौन सा अटलांटिक महासागर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इससे लगा हुआ है नॉर्वेजियन सागर, है ना। ये नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड रहा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी किससे लगता है, फिनलैंड और स्वीडन से। ये है बाल्टिक सागर, है ना। ये रहा फिनलैंड की खाड़ी, और ये इसको बोलते हैं उत्तर सागर। ये है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी किससे लगा है, फ्रांस से। ये टेस्ट सीरीज में आया था, सॉरी PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है किससे, बिहार दरोगा के। बिस्के की खाड़ी किससे लगा है, फ्रांस से लगा है बिस्के की खाड़ी। तो इतना आप इसे इस रूप में याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं कि इसमें तो सही से फिगर ही नहीं आ पाया है। स्कैंडियन ये स्कैंडियन पर्वत है ना। आगे की बात तो हम ये जानेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, अभी हम बैक टू बैक 7-6 न्यूज़ को कवर किया है। अगला है 7वां न्यूज। 7वां न्यूज क्या है कि संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ये 28 जनवरी से शुरू होगा। तो पहले न्यूज़ के पढ़ते हैं, फिर हम पूरे बजट को पढ़ेंगे। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी क्या हो जा रहा है, तो 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय आम बजट किया जाएगा कि और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए दोनों सदनों के सत्र आयोजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी। बीटिंग रिट्रीट समारोह के कारण 29 जनवरी को दोनों सदनों की बैठक नहीं होगी। 30 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आपको पता है कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, तो बजट कब पेश किया जाएगा, 1 फरवरी को। और 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं होने वाली है ना। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को रविवार को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति ने अभिभाषण और केंद्रीय बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा देने के बाद संसद की 13 फरवरी को लगभग 1 महीने के अवकाश के लिए स्थगित हो जाएगी। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगी।
गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र का आयोजन 2 चरणों में होता है। दोनों चरणों के बीच की अवधि स्थानीय समिति विभिन्न मंत्रालयों का अनुदान संबंधी मांगों की जांच करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भारत के संघीय बजट, संवैधानिक पृष्ठभूमि पहले देखते हैं कि संवैधानिक पृष्ठभूमि इसका है क्या। तो भारत के संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि 112 में कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, सामान्य रूप से जिसे बजट कहा जाता है। इनमें भारत सरकार की प्राक्कलन, प्राप्ति और व्यय को दर्ज किया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग बजट निर्माण हेतु नोडल एजेंसी है। बजट दस्तावेज के साथ साथ क्या होता है, तो बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन? वित्तीय आर्थिक विवरण, अनुदान की मांग, वित्त विधेयक, एफआर अधिनियम के तहत विवरण जो भी हो, प्राप्ति बजट, व्यय प्रोफाइल, बजट एक नज़र में, वित्त विधेयक के लिए उपबंधों की व्याख्यात्मक ज्ञापन, आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, बजट का मुख्य विशेषताएं और बजट की घोषणा के कार्यान्वयन। तो बजट एक नज़र में, इसे हम भी अपने चैनल पे लाएंगे, तो अभी से ही आप पढ़ते रहें और इसे सब्सक्राइब करके रखें। बजट को भी हम इस पे पढ़ाने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बजट की प्रक्रिया क्या होता है। तो संघीय बजट प्रस्तुत किया जाता है कैसे, तो लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा होती है। प्रस्तुत होने के बाद कुछ हफ्तों के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा कि स्थगित होने वाली है। अस्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों की मांग की जांच करती है। लोकसभा में कुछ विशिष्ट मंत्रालयों की अनुदानों की मांग पर विस्तृत चर्चा एवं मतदान किया जाता है। फिर उसके बाद विशेष मंत्रालय अनुदानों की मांग तथा एक साथ मतदान किया जाता है। विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार और अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के तहत संबंधित वित्तीय पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो जो बजट पेश होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, सेंट्रल में आर्टिकल 112 और राज्य सरकार में 202 स्टेट में। इनमें 3 सूचनाएं शामिल होती है क्या, पिछले वित्त वर्ष की प्राप्तियां और व्यय के वास्तविक आंकड़े, वर्तमान वित्त वर्ष के बजट और उनसे संशोधित आंकड़े, आगामी वित्त वर्ष का बजट प्राक्कलन। प्राप्ति तथा व्यय के 3 भागों में दर्शाया जाता है, जिसमें सरकार के लेखाओं को रखा जाता है, अर्थात इसमें भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत, भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत, और लोक लेखा, भारत का लोक लेखा अनुच्छेद 266। एक बार हम इसे फिर से देखेंगे क्या है। तो भारत की संचित निधि आर्टिकल 266, भारत की संचित निधि आर्टिकल 266, आकस्मिक निधि 267 इमरजेंसी फंड, और भारत की लोक लेखा 266 और 267 की बात है। आइए हम यहाँ देखते हैं कि ये संवैधानिक स्थिति, और ये अनुच्छेद 266 में है संचित निधि, 266 के 1 में है आकस्मिक निधि, और 267 के 1 में और 266 के 2 में है लोक लेखा। आय या ऋण, भारत सरकार के संचित निधि में क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, भारत सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल, ऋण या अग्रिम को जारी किए गए जुटाए ऋण भुगतान से प्राप्त धन। अगर हम लोक लेखा की बात करें तो संचित निधि के तहत धन को छोड़कर कर, अन्य सार्वजनिक धन जैसे भविष्य निधि, लघु बचत संग्रह, विशेष व्यय जैसे सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा आदि। और अगर हम इसमें 500 करोड़ को निर्धारित कोष होता है जो भारत की आकस्मिक निधि 1950 के तहत रखा जाता है। व्यय कैसे होता है, कानूनी रूप से प्राधिकृत सभी अदायगी
जैसे ऋण का भुगतान, राज्य सरकार को ऋण प्रदान करना, विकास कार्य जैसे अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च करना, अप्रत्याशित व्यय मतलब इमरजेंसी के समय इसका यूज किया जाता है। संसद द्वारा प्राधिकरण करना, व्यय से पूर्व इसकी अनुमति लेना पड़ता है, पूर्व अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है लोक लेखा में, और व्यय के पश्चात इसका अनुमोदन होता है। किसका? इमरजेंसी फंड का। आइए हम बजट के घटक को देखें। तो बजट में राजस्व लेखा में व्यय को अन्य व्यय से अलग रखना चाहिए, इसलिए बजट में राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा शामिल होते हैं। तो दो भाग हो गया, कौन कौन? राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व प्राप्तियाँ मतलब ये इसमें पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार की प्राप्तियाँ कर, राजस्व और अन्य राजस्व तथा इन राजस्वों से किया जा रहा है। कर राजस्व में केंद्र द्वारा आरोपित कर और अन्य शुल्कों द्वारा अर्जित आय शामिल होता है। वित्त विधेयक के लिए विभिन्न कर प्रस्तावित होते हैं और अन्य प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए निवेश और ब्याज को लाभांश तथा ऋण, सब्सिडी आदि पर सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के लिए फीस और अन्य प्राप्तियाँ। पूंजीगत बजट में अगर हम बात करें तो इसमें आय कहाँ से आता है? तो सरकार द्वारा जनता से प्राप्त ऋण, जिन पर बाजार ऋण भी, जिसे बाजार ऋण भी कहा जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल बेचकर, है ना, आरबीआई और अन्य संरचनाओं को सरकार से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों से लिया गया ऋण और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऋण की वसूली, यह आ जाता है पूंजीगत बजट में। अगर हम व्यय की बात करें तो राजस्व बजट की खर्चा कहाँ होगा? तो सरकार के सामान्य कार्यों और विविध सेवाओं पर व्यय तथा ऋण और सब्सिडी पर ब्याज अदायगी, जिस पर भारत सरकार की परिसंपत्तियों की सृजन नहीं होता है, उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। मतलब भारत सरकार की इससे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होगा। संघ राज्य शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले सभी अनुदानों को राजस्व व्यय माना जाता है। हालांकि इसमें कुछ अनुदान का प्रयोग परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया भी जा सकता है। और पूंजीगत बजट की खर्चा कहाँ होगा? तो भूमि, भवन निर्माण, मशीन, उपकरणों आदि अधिग्रहण पर किया जाता है। शेयरों में निवेश और केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों में निवेश, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, सरकारी कंपनियों, कॉरपोरेट एवं अन्य पार्टियों को प्रदान किए गए ऋण की अग्रिम संबंधी व्यय, लोक लेखा में किए गए लेन देन को भी पूंजीगत बजट में शामिल किया जाता है। तो इसे हम अगर डिटेल्स में देखें तो आइए इसे हम मिटा करके देखते हैं। बजट का दो रूप है, कौन कौन? एक राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में अगर हम आय प्राप्ति की बात करें तो वैसी प्राप्तियां जिससे सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती है, देनदारी की बाद में देना ही पड़ेगा, और न ही परिसंपत्ति की बिक्री होती है, न ही परिसंपत्ति की कमी होती है। जैसे कोई भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया या ट्रेजरी बिल जारी कर दिए या भारत सरकार अपना बॉन्ड जारी कर दिया, तो न ही देनदारी बनती है और न ही परिसंपत्ति की कमी होती है। तो वैसे प्राप्ति को हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और पूंजीगत प्राप्ति किसे कहते हैं? तो वैसे प्राप्ति जिससे हम अपनी संपत्ति को बेचते हैं, भारत सरकार अपनी संपत्ति को बेचती है या देनदारी बनती है कि बाद में उसे देना है, उसे पूंजीगत बजट कहते हैं। व्यय कहाँ होता है? तो राजस्व व्यय किसे कहेंगे? वैसा व्यय जहाँ से न परिसंपत्ति का निर्माण होगा, नहीं होगा, उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे सैलरी, पेंशन। लेकिन पूंजीगत व्यय वहाँ से परिसंपत्ति का निर्माण होगा, उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुदानों की मांग।
डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अनुच्छेद 113 में बजट में भारत की संचित निधि से व्यय का प्राक्कलन को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन्हें अनुदान की मांग के रूप में जमा किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग को पेश किया जाता है, लेकिन बड़े मंत्रालय और विभागों के संदर्भ में एक से अधिक मांगों को भी पेश किया जा सकता है। विनियोग विधेयक यानी अप्रूवल बिल। जब लोकसभा द्वारा अनुदान की मांग पर मतदान होता है तब भारत की संचित निधि से मतदान किए गए धन की निकासी के लिए तथा संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति हेतु विनियोग विधेयक का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए होता है। वित्त विधेयक क्या है? संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 के तहत बजट में प्रस्तावित कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से एकत्रित जानकारी होती है। मतलब टैक्स से संबंधित कोई भी परिवर्तन हो, सीधा समझिए, ये वित्त विधेयक में आएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 की परिभाषा के अनुसार यह वित्त विधेयक धन विधेयक ही होता है। चलिए, बजट के प्रकार। संतुलित बजट किसे कहते हैं? यह एक आदर्श स्थिति होती है जब एक वित्तीय वर्ष में प्राकृत सरकारी व्यय प्राकृत राजस्व के समान होता है। अब हम कहेंगे किसी का संतुलित घर चल रहा है, तो भैया कैसे जानेंगे कि संतुलित घर चल रहा है? तो जितना कमा रहा है ना, उतना ही खर्चा कर रहा है। मतलब 1 रुपये कमा रहा है तो 1 रुपया खर्चा कर रहा है, मतलब संतुलित घर चल रहा है। अधिशेष बजट किसे कहते हैं? यह विकासशील देशों के लिए ये संतुलित बजट व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि यह लोक कल्याण योजनाओं पर और सरकार द्वारा खर्च की संभावना को सीमित कर देता है। अधिशेष बजट किसे कहते हैं? जिसमें खर्च कम होता है, जिसमें खर्च कम होता है और कमाई ज़्यादा होता है। कमाई रुपया तो खर्च 58। इसका मतलब कि कुछ पैसा वो बचा लेता है, उसे हम अधिशेष बजट कहते हैं। इनमें एक वित्तीय वर्ष में प्राक्कलन राजस्व प्राकृत व्यय से अधिक होता है, व्यय से अधिक राजस्व प्राप्त होता है। मुद्रास्फीति के दौरान समग्र मांग को कम करने के लिए इस बजट पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अपस्फीति, इकोनॉमिक स्लो डाउन और मंदी में यह उपयुक्त नहीं होगा। अब है घाटे की बजट। भैया तब कहेंगे कि घाटे में किसी का घर कब चल रहा है? जब वो 100 रुपया कमाएगा और 100 से अधिक, मतलब 100 प्लस खर्चा करेगा, तो ये हो जाएगा घाटे की बजट। मतलब घर अभी घाटे में चल रहा है, जिसमें खर्च बजट से अधिक पड़ता है। तो जब एक वित्तीय वर्ष में सरकार का प्राकृत व्यय प्राकृत राजस्व से अधिक होता है, मंदी के समय यह बजट सहायक होता है और रोजगार को दर को बढ़ाने में भी मदद करता है। नुकसान क्या होता है? इससे सरकार के व्यय और ऋण संग्रह अत्यधिक बढ़ जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि घाटे के प्रकार के बारे में। घाटे कई प्रकार का होते हैं बजट घाटा में? एक राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा क्या है? तो सरकार के कुल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर। जैसे हम 2 प्रकार के बजट देते हैं, पूंजीगत बजट और राजस्व बजट। तो राजस्व व्यय और खर्च के बीच प्राप्ति और खर्च के बीच का जो अंतर होगा उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? उधारियों को छोड़कर सरकार के कुल व्यय का कुल प्राप्तियों से अधिक होना, ये कहता है राजकोषीय घाटा। मतलब इसमें राजस्व घाटा में तो उधारी भी आएगा, इसमें उधारी को छोड़कर और कुल खर्चा कुल आय से अगर अधिक है तो वो राजकोषीय घाटा है। और प्राथमिक घाटा क्या है? तो वर्तमान वर्ष में राजकोषीय घाटे में से पूर्व ऋण की ब्याज अदायगी को घटाने पे ये प्राप्त होता है। तो एक बार हम इस अगर राजस्व घाटा की परिभाषा देखें
राजस्व घाटा, 1 सेकेंड, अगर हम राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व घाटा क्या है? राजस्व आय और माइनस राजस्व व्यय, मतलब राजस्व आय में से राजस्व व्यय को घटाएंगे तो वो मुझे क्या मिल जाएगा? राजस्व घाटा। अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें तो उधारी को छोड़कर जो भी सरकार के कुल व्यय होता है न, तो इस प्रकार से हमने इसे समझ लिया। आगे बढ़ते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है राजकोषीय घाटा। इससे संकेत मिलता है कि सरकारी विभागों के साधारण कार्य संरचना के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व का अभाव है। ऐसा तब होता है जब सरकार उपार्जन से अधिक खर्च करने लगती है। यह कमी को पूरा करने के लिए सरकार को विनिवेश करने या ऋण लेने की मजबूर हो। विनिवेश मतलब कुछ सामानों को प्राइवेट करना पड़ता है या बेचना पड़ता है। अब ये राजकोषीय घाटा यह प्रकट करता है कि संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में न होने पर सरकार को बाजार से कितनी ऋण लेना चाहिए कि उसका खर्च पूरा हो जाए। इससे पता चलता है कि किससे? प्राथमिक घाटा से, कि ब्याज अदायगी को निकाल कर विशेष रूप से व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को कितनी ऋण लेने की आवश्यकता है। शून्य प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेने की जरूरत को दर्शाता है। अगर हम उपचार देखें तो सरकार को व्यय को कम करना चाहिए, नए करों को लागू करके और गैर कर प्राप्तियों को बढ़ाना चाहिए, गैर कर प्राप्ति को बढ़ाना चाहिए और उच्च आय के स्तर के लोगों के लिए कर बढ़ाना चाहिए। राजकोषीय घाटा की स्थिति में क्या करना चाहिए? सार्वजनिक व्यय जैसे सब्सिडी, बोनस, अवकाश यात्रा, रिफायत, अवकाश के बदले इस सब को कम करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कर आधार और शेयरों की बिक्री को विस्तृत करना चाहिए। और जब प्राथमिक घाटा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? राजकोषीय घाटे विषय में उल्लेखित उपाय के समान, मतलब इसमें राजकोषीय घाटा की तरह ही उसमें काम करना चाहिए। आगे देखते हैं कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003। तो FRBM का उद्देश्य क्या है? राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए राजकोषीय अनुदान बनाए रखना, भारत की राजकोषीय प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता लाना और राजकोषीय स्थिरता हासिल करना और RBI को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की अनुमति देना और भारत में ऋण का अधिक न्याय संगत वितरण करना। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रतिवर्ष संसद में केंद्रीय बजट दस्तावेज के साथ सरकार के लिए निम्नलिखित को पेश करना आवश्यक है। किसको? तो मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, समष्टि अर्थ शास्त्रीय संरचना विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति प्रबंधन अधिनियम ने राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कर राजस्व और कुल बकाया देयताओं को GDP के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करने की सिफारिश करती है। अगर हम छूट देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा और आदि के आधार पर इसमें छूट हो सकता है। NKC समिति के सिफारिश देखते हैं कि FRBM के लिए उसने क्या सिफारिश किए थे कि FRBM अधिनियम 2003 को ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम 2017 से प्रतिस्थापित करने की सिफारिश किए थे। कौन? NKC समिति ने। उनका लक्ष्य क्या था? राजकोषीय नीति के लिए ऋण को प्राथमिक उद्देश्य के रूप में उपयोग करना और वित्तीय वर्ष 2022-23 तक ऋण और GDP अनुपात केंद्र सरकार के लिए 38.7 तथा राज्य सरकारों के लिए 20% होनी चाहिए। मतलब कर्ज और GDP राज्य सरकार 38.7% से ज़्यादा कर्ज न ले और राज्य सरकार 20% से। वित्त वर्ष 2022-23 तक राजकोषीय घाटा GDP का 2.5% होना चाहिए। राजकोषीय परिषद में कौन एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अन्य 2 सदस्यों के साथ होता है। ये स्वायत्त राजकोषीय परिषद का गठन करना, यह निम्नलिखित कार्य करेगी। कौन?
बहुवर्षीय राजकोषीय पूर्वानुमान तैयार करना, राजकोषीय डेटा गुणवत्ता में सुधार करना, राजकोषीय रणनीति में परिवर्तन की सिफारिश करना, राजकोषीय मामले में सरकार को परामर्श देना। अगर विचलन की बात करें तो सरकार के लिए FRBM अधिनियम के लक्ष्यों से विचलित होने का आधार को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए। चलिए यहाँ भी कितना बचा है, बहुत थोड़ी सा है। अब राजकोषीय नीति, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार राजकोषीय नीति से आशय भारत अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कराधान के प्रयोग से है। भारतीय संदर्भ में इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक समृद्धि। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर को बनाए रखता है। मुख्य स्थिरता देश के मूल्य स्तर को नियंत्रित रखती है ताकि मुद्रास्फीति के अत्यधिक बढ़ने पर मूल्यों को विनियमित किया जा सके। पूर्व रोजगार, मंद आर्थिक गतिविधि के उपचार के उपकरण के रूप में पूर्व रोजगार लगभग पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को हासिल करना ही इसका उद्देश्य है। भारत में राजकोषीय नीति का महत्व यहाँ से आप देख लेंगे। अच्छा, राजस्व का स्रोत क्या होता है? तो करारोपण सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्यों की करारोपण शक्ति का स्पष्ट सीमांकन किया गया है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार को भारत की संचित निधि की प्रतिपूर्ति पर ऋण मतलब आंतरिक या बाह्य लेने की शक्ति देता है। कौन? अनुच्छेद 292। और वित्त आयोग राज्यों को केंद्रीय करों के आवंटन के संबंध में सिफारिश करता है। घाटे का वित्त पोषण अर्थ, यह राजस्व से अधिक व्यय के कारण हुए घाटे को वित्त पोषण करने के लिए निधि जुटाने का तरीका है। यह ऋण बंधपत्रों को बेचकर सामान्य जन से ऋण लेकर या नए नोट छापकर किया जाता है। आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो विकसित देशों के लिए उच्च आर्थिक वृद्धि अति आवश्यक है। विकासशील देशों के लिए, जिसमें विकासशील देशों में एक भारत भी आता है, वृद्धि के लिए व्यय जरूरी होता है, किंतु अक्सर कर या गैर राजस्व केवल कर के माध्यम से पर्याप्त संसाधन जुटाने में असफल होते हैं। प्रधान इसका क्या है कि यह कुल व्यय को बढ़ा देता है, आपूर्ति को स्थिर रखते हुए समग्र मान को बढ़ा देता है, जिससे मुद्रास्फीति होती है और परिणाम स्वरूप उत्पादन एवं सेवाओं के मूल्यों में बढ़ोतरी होती है। मुद्रास्फीति में से क्या होता है? उच्च वेतन की मांग होता है, उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी होती है, लाभ में कमी होती है और निवेश का हतोत्साहन आदि होता है। चलिए, ज़्यादा नोट छापने से। तो इस प्रकार से हमने आज बजट को पढ़ा। आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। इसके बाद और है क्या? हाँ, और 1.5 घंटा होने को चला है। आज 1.5 घंटा अगर हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट तैयार हुआ था, इसलिए थोड़ा और कठिन टॉपिक था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा। मातृवंदना योजना में लाभार्थी के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो मातृवंदना योजना क्या है उसे हम देख लेते हैं। और ये इसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। तो क्या आप जानते हैं मातृवंदना योजना क्या है? नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे सुरक्षित और स्वस्थ गर्भावस्था को बढ़ावा मिले। इस योजना का लाभ क्या है? 5,000 पहले बच्चों के लिए, पहली किस्त पे 3,000, गर्भावस्था से पहले 6 माह में पंजीकरण और कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच के बाद। दूसरी किस्त मिलता है 2,000 में बच्चे के जन्म, पंजीकरण और 14 सप्ताह के टीकाकरण के बाद। और 6,000 दूसरे बच्चों के लिए, यदि लड़की हो तो एक ही किस्त में 6,000 मिलता है बच्चे के जन्म और पंजीकरण के 14 सप्ताह के टीकाकरण के बाद।
अगला है एवं लास्ट है, खो खो चैंपियन में खेलेगी 76 टीमें। तो इससे हमको याद रखना है कि खो खो चैंपियन कहाँ होने वाला है, 98वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप ये कहाँ होगा, तो 11 से 15 जनवरी तक होगा तेलंगाना के काजीपेट में। काजीपेट तेलंगाना। कब से कब होगा, तो 11 से 15 जनवरी तक होगा। यहाँ पे कुछ आगामी खेल के बारे में लगाया गया है जिसे आप पढ़ लेंगे, नहीं तो अब 2 घंटा पुर जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ाया भी, सॉरी ये तो आज का क्वेश्चन है तो आंसर भी देते जा रहे हैं। यूएन के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर कितना रहने वाला है। जीडीपी का नया आधार वर्ष क्या होगा, और माधव गाडगिल का निधन हो गए हैं। माधव गाडगिल कौन थे, और आधार सेवा की जानकारी के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है उस शुभंकर माने प्रतीक क्या है। चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर देखते हैं कि संस्कारशाला वैल्यू एडेड एजुकेशन कार्यशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो 7 बच्चों ने आंसर दिया, जिसका सही आंसर है असम, एवं 57% बच्चों का सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है सोमनाथ पर मोहम्मद गजनी का कौन सा आक्रमण था। 10 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें केवल एक ही बच्चों का सही आंसर था 15वां। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाते हैं। तो 8 बच्चों ने आंसर दिया, और सही आंसर 37% बच्चों ने दिया राज्यपाल। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो टोटल 9 बच्चों ने आंसर दिया, जिसका सही आंसर है 2040 तक। यूएन द्वारा ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, जिसमें 11 बच्चों ने आंसर दिया है, और सर्वाधिक सही बच्चों ने आंसर दिया है 2025 को। तो सर्वाधिक आंसर सही किसका है, 2025, और ये संस्कारशाला वैल्यू एडेड एजुकेशन असम द्वारा। इसमें आधा से अधिक बच्चों ने सही आंसर दिया गया। तो चलिए इस सब को लिए वेरी गुड। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये है अक्टूबर की मैगजीन शॉर्ट नोट्स, न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स, ये नवंबर और ये दिसंबर के, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं इसे स्कैन करके सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से, या इस प्रकार से लिख करके आप इस पे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आज 1.5 घंटा का वीडियो हो चुका है, तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने में समय लग जाता है, लेकिन आज हमने बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली तरीक़ा से समझा है। तो इसी के साथ हम अब समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।